हाँ जी। तो फिर आज हम राजस्थान की हिस्ट्री का जो पॉडकास्ट है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम राजस्थान के इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री ऑफ मेवाड़ को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। राजस्थान का सबसे अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन हमें बसंतगढ़ रॉक एडिक्ट में देखने को मिलता है। और इसके बाद जो जॉर्ज थॉमस थे उन्होंने राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1800 ईडी में किया था। और इसके बाद 1829 एडी में कर्नल जेम्स टोड जो थे उन्होंने राजस्थान शब्द को यूज किया था और बाद में ये शब्द राजस्थान बन गया था। और राजस्थान को राजस्थान का नाम तब मिला जब राजस्थान का सेकंड फेज ऑफ इंटीग्रेशन चल रहा था। मतलब सेकंड फेज ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान में राजस्थान को ऑफिशियली नाम दिया गया। और राजस्थान का जो नाम है उसे अनोनिमस कंसेंट मिला 26 जनवरी 1950 को। तो अब हम राजस्थान का सबसे अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन देने वाले बसंतगढ़ रॉक एडिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। बसंतगढ़ रॉक एडिक्ट जो है वो 625 एडी की जानकारी देता है। और ये जो बसंतगढ़ रॉक एडिक्ट है ये हमें खीमल माता टेम्पल से मिला था। जो हमें ये इन्फॉर्मेशन देते हैं रज्जिल के बारे में और उनके पिताजी जिनका नाम है सत्यहारा, जो कि लॉर्ड माने जाते थे अरबुडा लैंड के। और ये जो रज्जिल थे वो एक फ्यूडल लॉर्ड थे और इनको चावड़ा किंग का टाइटल दिया गया था और इन्हें वर्मलात के नाम से जानते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि राजस्थान को का जो शब्द था उसको प्रयोग में लाया था जॉर्ज थॉमस ने 1800 एडी में। तो अब हम जॉर्ज थॉमस के बारे में पढ़ते हैं कि जॉर्ज थॉमस कौन थे। जॉर्ज थॉमस जो थे वो एक मशीनरी कमांडर थे मराठास के और इन्होंने मार्च किया था बीकानेर, जयपुर और उदयपुर में। इनको एक दूसरे नाम से जाना जाता है, उनका नाम है जॉर्ज फिरंगी। एक बुक है जिसका नाम है मिलिट्री मेमोरी ऑफ जॉर्ज थॉमस, जो कि 1805 एडी में लिखी गई थी। और इस बुक के जो राइटर है जिनका नाम है विलियम फ्रैंकलिन। इस बुक के ज़रिए वो इनके जो मिलिट्री मार्च है उनके बारे में जानकारी देते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि कर्नल जेम्स टोड कौन थे। कर्नल जेम्स टोड वही व्यक्ति है जिन्होंने राजस्थान को रायथान नाम से बोलना स्टार्ट कर दिया था 1829 एडी में। कर्नल जेम्स टोड एक पॉलिटिकल एजेंट थे प्रिंसली स्टेट के और वेस्टर्न राजपूताना स्टेट्स के। इनकी जानकारी हमें दो बुकों से मिलती है, द सेंट्रल एंड द वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया, और एक इनकी दूसरी बुक है जिनका नाम है ट्रैवल इन वेस्टर्न इंडिया। तो इंट्रोडक्शन के बाद अब हम मेवाड़ की हिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पुराने समय का जो मेवाड़ था वो आज के समय के 5 डिस्ट्रिक्ट से मिलकर बना हुआ था, जैसे चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़। अगर हम एंशेंट नेम की बात करें कि मेवाड़ का एंशेंट नेम कुछ इस प्रकार है, जैसे सबसे पहला नाम जो था मेवाड़ का मेघपता, दूसरा प्रयागवता और तीसरा सीवी जनपदा। मेवाड़ को रूल करने वाले जो राजा थे वो गुहिल डायनेस्टी के राजा रहा करते थे। इसकी बात इस चीज़ का हमें जानकारी मिलती है सोमाली के इंस्क्रिप्शन से, जो कि 646 एडी का एक इंस्क्रिप्शन है। 646 एडी में जो हमें सोमाली इंस्क्रिप्शन देखने को मिला वो हमें उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में मिला था सबसे पहले। इस इंस्क्रिप्शन में हमें गुहिल के 5वें राजा का नाम लिखा हुआ है जिसका नाम शीलादित्य है। 5वें राजा से मतलब इससे पहले गुहिल डायनेस्टी के 4 राजा ऑलरेडी राज कर चुके थे, जिनका नाम गुहिल पहले, और दूसरे भोज, तीसरे महेंद्र, चौथे नाग और 5वें शीलादित्य, जो कि 646 एडी में एग्जिस्टेंस में थे और जिन्होंने इस सोमाली के अभिलेख को लिखवाया था। इसके साथ साथ ये अभिलेख हमें माइन इंडस्ट्रीज की भी जानकारी देता है। और जैसे 1869 एडी में आगरा से 2000 गुहिल के सिक्के मिले जिनमें गुहिल लिखा हुआ था। तो हमें इस बात की जानकारी भी मिलती है कि गुहिल डायनेस्टी के जो राजा थे वो कोइन वाले शब्दों से प्रचलित थे और माइन इंडस्ट्रीज के जानकार थे, जो कि हमें 1869 एडी में आगरा से मिले थे। शिलादित्य नाम का एक तांबे का सिक्का भी प्राप्त हुआ है। तो ये सोमाली का इंस्क्रिप्शन खत्म होता है। अब हम गुहिल डायनेस्टी के एक बहुत बड़े राजा जिनका नाम है बप्पा रावल, उनके बारे में पढ़ेंगे। बप्पा रावल का एक्चुअल नाम जो था वो कालभोज था। बप्पा रावल को जो किंगशिप मिली थी वो संत हरित के नाम से मिली थी, जो बप्पा रावल थे वो संत हरित के पास गाय चराया करते थे। यह हमें किसी ड्राइंग और पेंटिंग से पता चलता है।
बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ को जीत लिया था 734 एडी में मान मोरी मौर्यों से। जीतने के बाद इन्होंने नाकदा को एज ए कैपिटल कंसीडर कर दिया और इन्होंने एक मंदिर बनवाया, एकलिंग जी का मंदिर बनवाया कैलाशपुरी में। और वो जो कैलाशपुरी है वो आज के समय पर उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। साथ ही इन्होंने अपने आप को एकलिंग जी का दीवान बोला, मतलब वो उन्होंने अपने आप को पीएम बोला एकलिंग जी का। मतलब इन्होंने द डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप पे विश्वास रखा और उसी के आधार पर इन्होंने अपने राज्य को संभाला। इसके साथ साथ बप्पा रावल ने गोल्ड कॉइन को स्टार्ट किया था। अगर हम विक्ट्री कैंपेन के बारे में बात करें तो जो बप्पा रावल थे उन्हीं के समय पे गजनी जो थे, जो गजनी के किंग थे जिनका नाम था सलीम, तो बप्पा रावल गजनी को हरा देते हैं और वहाँ पर अपने भांजे मतलब अपने नेफ्यू को उस जगह की रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। बप्पा रावल रेस्पॉन्सिबल माने जाते हैं, रावलपिंडी नाम की जो जगह है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए रेस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। इन्हीं के समय पे एक राइटर रहा करते थे जिनका नाम था सीवी विद्या, जो कि कंसीडर करते हैं बप्पा रावल को फ्रांस कमांडर के, जिनका नाम था चार्ल्स मार्टेल। इन्हीं के समय पे मतलब 1712 के आसपास हमें मुस्लिम स्टेबिलिटी जो थी वो इंडिया में देखने को मिली। जैसे हमने अभी भी पढ़ा था कि 1712 में बप्पा रावल ने सिंध को जीत लिया था और इसके बाद 1192 ईडी में तराइन का जो सेकंड युद्ध था वो हुआ था, जो कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है। और मोहम्मद गोरी जीतने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को वहाँ का किंग बना देता है, जिसकी वजह से जो मुस्लिम कल्चर है हमारे दिल्ली में वो इस्टेब्लिश्ड हो जाता है। साथ ही बप्पा रावल ने जो अपनी कैपिटल थी वो नागदा में शिफ्ट कर ली थी और इन्होंने कोइनेज सिस्टम को स्टार्ट कर दिया था। जैसे उन्होंने 115 ग्रेन के बदले गोल्ड कॉइन को इस्टेब्लिश कर दिया था। अगर हम टाइटल की बात करें कि बप्पा रावल को हिंदू सूर्य के नाम से जाना जाता है, दूसरा राजगुरु के नाम से जाना जाता है और तीसरा चकवे। चकवे शब्द का मतलब चक्रवर्ती से है, जो कि सारी डायरेक्शंस को जीतने की पावर रखता है, तो इसलिए उन्हें चकवे नाम का टाइटल दिया गया। साथ ही बप्पा रावल के बाद एक बहुत बड़े राजा रहे मेवाड़ के, जिनका नाम था अल्लटा। अल्लटा का दूसरा नाम आलू रावल भी था। अल्लटा की जानकारी हमें अट्टापुर इंस्क्रिप्शन से मिलती है और सारणेश्वर प्रशस्ति, प्रशस्ति शब्द का मतलब यूलोजी से है। अट्टापुर इंस्क्रिप्शन हमें 977 एडी में मिला था और लिखा हुआ था, और ये हमें जानकारी देता है गुहिल से लेके शक्ति कुमार तक के जो राजा है उनकी जानकारी देता है। इसी में हमें ये जानकारी मिलती है कि जो अल्लटा है उनकी वाइफ का नाम हरिया देवी है, और जो हरिया देवी है वो एक खून रानी है, और मतलब इनकी जो वाइफ है वो एक विदेशी महिला थी। और हरिया देवी जो है वो इस्टेब्लिश करती है हर्षपुर नाम के एक विलेज को। तो अट्टापुर इंस्क्रिप्शन के बाद अब हम पढ़ेंगे सारणेश्वर प्रशस्ति, मतलब सारणेश्वर ईयोलॉजी, जो कि 953 एडी की एक ईयोलॉजी है, जिसमें अल्लटा की मदर का नाम महालक्ष्मी है और जिसमें इनके बेटे की जानकारी दी गई है। बेटे का नाम इन्होंने नरवाहन लिखा हुआ है, और फाइनेंशियल सपोर्टर मतलब जो गोष्ठिक है उनके बारे में लिखा हुआ है। और इन्होंने यहाँ पर वराह मंदिर की स्थापना करी थी आहड़ के अंदर। वराह मंदिर मतलब जो विष्णु भगवान के जो 12वें अवतार है उनके ऊपर इन्होंने वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके साथ साथ इन्होंने अपने मिनिस्टर्स के भी नाम इस ईयोलॉजी में लिखवाए हुए थे, जो इस बात का सबूत है कि ब्यूरोक्रेसी नाम की जो चीज़ थी इनके समय पे एग्जिस्टेंस में आ चुकी थी। जैसे हमारे बप्पा रावल ने नागदा को सबसे पहली राजधानी बनाई थी, अब इन्होंने आहड़ को अपनी राजधानी बना लिया। मतलब अल्लटा ने अपनी जो राजधानी है वो आहड़ में बना ली थी। पहली राजधानी नागदा, दूसरी आहड़। आलू रावल मतलब अल्लटा के बारे में पढ़ने के बाद अब हम एक दूसरे बड़े राजा जिनका नाम है जेत्र सिंह, जो कि 1213 एडी से लेकर 1253 एडी तक इन्होंने अपने राज्य को संभाला। इन्हीं के समय पर बैटल ऑफ भूताला हुई थी 1227 एडी में, जो आज के समय पर उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है।
इस बैटल ऑफ भूताला में जेत्र सिंह और इल्तुतमिश जो हैं, जो दिल्ली के राजा हैं, उनके बीच में फाइट होती है। और इल्तुतमिश जो है वो रजिया सुल्ताना के पिताजी हैं। इस फाइट में जेत्र सिंह जो है वो जीत जाते हैं इल्तुतमिश से। जब इस फाइट में जेतरा सिंह जीत जाते हैं तो बदले में जब इल्तुतमिश की जो आर्मी थी वो वापस दिल्ली लौटने लग गई थी, तो लौटते समय इन्होंने पूरी जो नागदा थी, नागढ़ जो थी, उसको लूट कर दिल्ली गए थे वापस। तो जेतरा सिंह ने इस बात से सुरक्षित महसूस करने के लिए उन्होंने अपनी राजधानी चित्तौड़गढ़ में शिफ्ट कर ली थी। इस बैटल ऑफ भूताला की जानकारी हमें एक बुक है जिस बुक का नाम है हमीद मद मर्दन, जो कि जय सिंह सूरी के द्वारा लिखी गई है, जो हमें इस बैटल ऑफ भूताला की जानकारी देती है। हमीर मद मर्दन, इसमें जो हमीर शब्द है वो इल्तुतमिश को रिप्रेजेंट किया हुआ है। इन्हीं के समय पे एक जो धोलकर रियासत थी गुजरात में, जिनके जो किंग थे जिनका नाम था वीर धवल बघेल, इनके दो मिनिस्टर थे जिनका नाम था तेजपाल और वस्तुपाल। उनकी सुप्रीमेसी को शो करने के लिए भी जो जय सिंह सूरी थे, उन्होंने इनकी सुप्रीमेसी को शो करने के लिए भी एक बुक लिखी थी। ऐसा माना जाता है कि जेत्र सिंह के समय पे जो मेवाड़ था वो अपनी गोल्डन एरा को टच कर रहा था। मतलब जेत्र सिंह के समय पे हम मेवाड़ को एक गोल्डन एरा की तरह देख सकते थे। जेत्र सिंह के बाद मेवाड़ के दूसरे राजा है जिनका नाम है रावल रतन सिंह, जो कि 1302 से लेकर 1303 ईडी तक मेवाड़ के किंग बने रहते हैं। रतन सिंह की क्वीन है जिनका नाम है पद्मावती, और पद्मावती के पिताजी का नाम है गंधर्व सेन और माता का नाम चंपावती। पद्मावती के भाई का नाम गोरा और गोरा के भतीजे का नाम जो है वो बादल। इन्हीं के साम्राज्य में एक पंडित था जिनका नाम था राघव चेतन। इन्हीं के समय पे एक इवेंट होता है यहाँ पर 1303 एडी में, जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पे अटैक करने की कोशिश की थी, चित्तौड़गढ़ पे अटैक करने की कोशिश की थी। चित्तौड़गढ़ पे अटैक करने के 3 रीजन माने जाते हैं। पहला, द इम्पेरियलिस्टिक पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन। दूसरा, कि जो चित्तौड़गढ़ था उसकी एक इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस थी और स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंस भी थी, कि अगर चित्तौड़गढ़ को कैप्चर कर लिया गया तो मालवा और मध्य प्रदेश पे कंट्रोल इस्टेब्लिश्ड किया जा सकता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण ये भी माना जाता है कि 1299 एडी में जब अलाउद्दीन साउथ के कैंपेन को कंप्लीट करने के बाद दोबारा दिल्ली लौट रहे थे, तो समर सिंह जो गुजरात के एक किंग थे, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से टैक्स की डिमांड करी थी, जिसकी वजह से चित्तौड़गढ़ जो है वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि चित्तौड़गढ़ का सबसे पहला साका 25 अगस्त 1303 एडी में पद्मावती के द्वारा किया जाता है, और जो अलाउद्दीन है वो चित्तौड़गढ़ को जीत लेते हैं और ये चित्तौड़गढ़ खिज्र खां को देकर वापस दिल्ली लौट जाते हैं। और इसमें जो अलाउद्दीन है वो चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख देते हैं। इस बात की जानकारी हमें 1325 का जो धवाई पीर की दरगाह में मिला एक इंस्क्रिप्शन है, वो हमें इस बात की जानकारी देता है। इस इंस्क्रिप्शन में हमें चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद लिखा हुआ दिखाई देता है। तो चित्तौड़गढ़ के अंदर हम अब खिज्र खां के अचीवमेंट के बारे में बात करेंगे कि खिज्र खां ने गंभीरी रिवर के ऊपर एक ब्रिज का निर्माण करवाया था। इसी चित्तौड़गढ़ में एक मकबरा बनवाते हैं, मतलब एक टॉम्ब बनवाते हैं, और उसमें वो एक इंस्क्रिप्शन लगवाते हैं। उस इंस्क्रिप्शन में अलाउद्दीन खिलजी को सेकंड सिकंदर नाम की उपाधि दी गई है, शैडो ऑफ गॉड बोला गया है और प्रोटेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बोला गया है। और ये बात उनके बेटे खिज्र खां ने लिखी हुई थी। रतन सिंह के बाद जो चित्तौड़गढ़ के अगले जो राजा थे, अगले जो सक्सेसर थे, जिनका नाम था मालदेव सोंगरा, जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव थे अलाउद्दीन खिलजी के। तो जो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो जालोर की तरफ अटैक करने के लिए जाते हैं 1311 एडी में, और इस समय जालोर के जो किंग है जिनका नाम था कान्हड़ देव सोंगरा, कान्हड़ देव सोंगरा के जो बेटे हैं जिनका नाम है वीरम देव सोंगरा, और कान्हड़ देव जो सोंगरा उनके भाई है जिनका नाम है मालदेव सोंगरा। मालदेव सोंगरा को मुछाला मालदेव भी कहा जाता था। इस सोंगरा शब्द से ये बात हम नोटिस कर सकते हैं कि अब एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव चित्तौड़गढ़ को रूल कर रहे हैं जो राजपूत डायनेस्टी के राजा नहीं है। रतन सिंह के समय पे होने वाली जो इंसिडेंट थे, इस बात की जानकारी हमें अमीर खुसरो की एक बुक है जिनका नाम है ख्वाजाइन उल फुतूह,
और इसका दूसरा नाम तारिक अलाई, जो हमें जानकारी देता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ में आकर 30,000 लोगों को मारा था। एक दूसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने एक बुक लिखी है पद्मावत के ऊपर एक अवधी लैंग्वेज में, जिस बुक का नाम है पद्मावत इन अवधि, और 1540 की एक बुक है। ये एक पोइट्री टाइप की एक बुक है, जिसमें ये बताया जाता है कि जो एक तोते के जरिए रतन सिंह को पता चला कि पद्मावती एक क्वीन है जो बहुत सुंदर है, तो इसलिए वो लोग वहाँ पर शादी कर लेते हैं। रतन सिंह के बाद एक बहुत बड़े राजा जो है वो चित्तौड़गढ़ की अगले सक्सेसर कहलाते हैं, जिनका नाम है महाराणा हमीर सिंह, जो कि 1326 एडी से लेकर 1364 एडी तक मेवाड़ के राजा बने रहते हैं। अगर हम राजपूतों के विक्ट्री कैंपेन की बात करें तो सबसे पहले गोहिल डायनेस्टी के राजा थे, उसके बाद बप्पा रावल आए, बप्पा रावल के बाद रण सिंह और कर्ण सिंह नाम के जो उनके बेटे थे। उसमें जो रण सिंह थे उनके दो बेटे हुए, पहला सेम सिंह और दूसरा राहप मतलब राणा। तो जो सेम सिंह थे छोटे थे, जिनका नाम था जो बड़े हुआ करते थे उनका नाम था रावल, और जो छोटे हुआ करते थे उनका नाम रहा करता था राणा। तो जो सेम सिंह जो थे वो चित्तौड़गढ़ के राजा माने जाते थे, और ये सिसोदिया राजा जो राहत थे वो सिसोदिया राजा कहलाए जाते थे। उसमें जो चित्तौड़गढ़ थे उनमें काफ़ी सारी सीरीज चलती आ रही थी, जैसे समर सिंह, फिर उसके एक बेटे हुए रतन सिंह। तो रतन सिंह के एक भाई थे जिनका नाम था कुंभकर्ण, जो कि रतन सिंह के मर जाने के बाद नेपाल की तरफ मूव हो लेते हैं। तो यहाँ पर जो रावल जो किंग थे वो ऑलमोस्ट मतलब ख़त्म ही हो चुके थे। फिर इसके बाद राणा समाज थे, जो राहप जो कि रण सिंह के बेटे थे, उसमें जो सिसोदिया राजा बनते हैं। इसमें बहुत सारे किंग होते हैं, जिनमें एक बहुत सारे इनके बेटे होते हैं, जिनमें 7 बेटों में से राहप मतलब राणा के 7 बेटों में से एक बेटे थे जिनका नाम था लक्ष्मण सिंह। और जो लक्ष्मण सिंह थे उनको मार दिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा पद्मावत के फाइट में। और इसमें जो राहप सिंह थे उन्हीं के एक बेटे थे जो कि सिसोदिया समाज के एक व्यक्ति थे, और उन्हीं में एक हमीर सिंह थे जो सिसोदिया वंश को आगे ले जाते हैं। तो जो लक्ष्मण सिंह थे उनके 2 बेटे थे, अरि सिंह और अजय सिंह। जो अरि सिंह थे उनकी एक कॉन्क्यूबाइन थी, उनके बेटे थे जिनका नाम था हमीर सिंह। और ये जो हमीर सिंह है वो मालदेव सोंगरा को परेशान करने लगते हैं, और जिसकी वजह से जो क्या बोलते हैं मालदेव सोंगरा है वो चित्तौड़गढ़ को छोड़कर चले जाते हैं। अब हम बात करते हैं मालदेव सोंगरा के 2 बेटे थे, बनबीर और जैसा, जो कि अगले सक्सेस जो क्या बोलते हैं हमीर जो है इनकी मदद से चित्तौड़गढ़ को जीत लेते हैं। और इसमें जो लक्ष्मण सिंह के दूसरे बेटे जिनका नाम है अजय सिंह, जिनके अजय सिंह के बेटे होते हैं सज्जन सिंह, और सज्जन सिंह जो है वो महाराष्ट्र की तरफ मूव हो जाते हैं, और इन्हीं सज्जन सिंह के एक जो डिसेंडेंट है वो शिवाजी है। और एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी माना जाता है कि 320 एडी में जो खिलजी डायनेस्टी है वो ऑलमोस्ट फिनिश सी हो जाती है, और तुगलक डायनेस्टी पावर में आती है, जिसकी वजह से जो मालदेव सोंगरा है उनको दिल्ली से सपोर्ट मिलना बंद हो जाता है, इसलिए हमीर सिंह इनको हराने में सक्सेसफुल हो पाते हैं। खिलजी डायनेस्टी के बाद जो तुगलक डायनेस्टी थे उनके एक राजा थे, उनके किंग थे जिनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, और जो जैसा जो मालदेव सोंगरा के बेटे हैं। मालदेव सोंगरा के 2 बेटे थे, हमने बात करी थी बनबीर और जैसा। तो जो जैसा है वो तुगलक डायनेस्टी के जो किंग है जिनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, उनके साथ मिलके हमीर जो महाराज हैं उनके खिलाफ लड़ाई कर देते हैं, और इस लड़ाई का नाम होता है द वॉर इन सिगोली, जिसमें जो महाराणा हमीर है वो मोहम्मद बिन तुगलक को हरा देते हैं। तो अगर हम महाराणा हमीर के विक्ट्री कैंपेन की बात करें तो सबसे पहला विक्ट्री कैंपेन इन्होंने चित्तौड़गढ़ को दोबारा जीता, और सिसोदिया के जो राजा थे उनको महाराणा का टाइटल मिलना स्टार्ट हो गया। इन्हीं के समय पे द वॉर ऑफ सिंगोली हुई थी, जिसमें उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था, जैसा को भी हराया था, जो कि मालदेव सोंगरा के बेटे थे। इन्होंने मंदिर का निर्माण कराया अन्नपूर्णा माता का, जो कि इन लोगों की एक बड़बड़ी माता है। इसका मतलब ये मोवाड़ियों की एक इष्ट देवी कहलाती थी, मतलब टुटलरी देवी। कुल देवी का मतलब क्लान डेटी है,
जो कि इनकी बाण माता कहलाती थी। अन्नपूर्णा इनकी ट्यूटलरी देवी कहलाती थी, और जो कुल देवी हैं इनकी वो बाण माता कहलाती हैं। अगर हम टाइटल की बात करें कि इन्हें किस प्रकार का टाइटल दिया जाता था महाराणा हम्मीर को, इन्हें कहा जाता है द रिवाइवर ऑफ मेवाड़ और द सेवियर ऑफ मेवाड़। हमें कुंभलगढ़ जो इंस्क्रिप्शन है उसमें ये जानकारी मिलती है, इन्हें टफ वॉर लोयन भी कहा जाता है, मतलब विषम घाटी पंचानन। इसका मतलब टफ वॉर लोयन, विषम मतलब टफ, घाटी मतलब वॉर, और पंचानन मतलब जिसके 5 पंजे हैं। कर्नल जेम्स टोड इन्हें प्रबल हिंदू मतलब द पावरफुल हिंदू किंग के नाम से अपनी बुक में लिखते हैं।